उसी ने आग लगाई और बुझाने भी आ गया। जी हाँ, कुलदीप सिंह सेंगर मामले में कुछ नई रिपोर्ट सामने आई हैं जो बता रही हैं कि बात उतनी सिंपल है नहीं जितनी दिख रही है या दिखाई जा रही है। उन्नाव पीड़िता जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कानूनी मदद मांगने पहुंचती हैं, उसके थोड़ी ही देर बाद खबर आती है कि सीबीआई इस मामले को कोर्ट लेकर जाएगी, यानी सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का विरोध करेगी। परंतु अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट से जो निकला है वो किसी और की नहीं, उसी तोते की देन है जो सत्ता के इशारे पर कथित रूप से डांस करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे हैं आप, बात सीबीआई की हो रही है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था सरकार का। नई रिपोर्ट क्या कुछ कहती है उस पर तो बात करेंगे ही। उधर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश से भी एक भाजपा नेता के लाल ने अमृत काल में विश्वगुरु वाला काम किया है। भाजपाई लाल और उसके परिवार ने कथित रूप से एक लड़की को इस कदर मजबूर कर दिया कि उसने प्रधानमंत्री मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर अपने आप को खत्म करने का प्रयास किया है। यहाँ भी मसला यह है कि भाजपा नेता के बेटे के खिलाफ लड़की ने दुष्कर्म से लेकर कई धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाया और 1 महीने बाद ही हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दिया और उसके बाद से लगातार महिला को टॉर्चर मिलता रहा। तो आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर देश की अदालतें और उसमें बैठे जज महिलाओं के मामले में बार बार भाजपाई सिस्टम और ताकतवर लोगों के सामने लौटते हुए नजर क्यों आते हैं? आखिर क्यों महिलाओं के साथ हो रही ज्यादती उन्हें नजर नहीं आती, क्यों नजरअंदाज कर देते हैं? तो हमने सोचा कि क्यों ना आज न्यायपालिका के भीतर महिला उत्पीड़क महानुभावों की चर्चा कर ली जाए। कम से कम उनकी चर्चा तो की ही जा सकती है जो ऑन रिकॉर्ड महिलाओं के साथ गलत करने के आरोपी बनाए गए हैं, जो चीजें पब्लिक डोमेन में है। तो आज लगभग आधा दर्जन न्यायिक अधिकारियों की चर्चा करेंगे जिन पर महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए। पूरी कहानी देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि जहां खुद ही कथित रूप से महिला उत्पीड़क भरे हों वहां न्याय कैसे मिलेगा महिलाओं को। मसला बड़ा गंभीर है, देश की आधी आबादी का सवाल है। बिना महिला के कोई परिवार नहीं है, बिना महिला के कोई पुरुष भी नहीं है, मगर फिर भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यदि सत्ता पावर के आगे महिलाओं के अधिकार नगण्य हो जाते हैं तो हम सबको आंख खोलकर देखने की जरूरत है। आंख मूंदने से खतरा दूर नहीं हो जाता। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपको भी मालूम है कि इन मुद्दों पर गोदी मीडिया या फिर अन्य जगह पर ऐसी चर्चा देखने को नहीं मिलेगी जो हम लेकर आए हैं या आते हैं, इसलिए आखिर तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सबसे पहले कथित रूप से महिला उत्पीड़क जजों की कहानी सुन लेते हैं जिन पर आरोप लगे। इसके बाद सेंगर केस में सीबीआई का झोलझाल देखेंगे और मध्य प्रदेश में बीजेपी का लाल देखेंगे। भारत के इतिहास में न्यायपालिका के भीतर जब भी किसी महिला के उत्पीड़न की बात आएगी तो अब तक के हिसाब से एक नाम टॉप पर होगा और वो है पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जिन्हें बाद में भाजपाई सत्ता ने राज्यसभा का सांसद बनाया, जीवन आनंद लेने का नया मौका दिया। इन पर सुप्रीम कोर्ट की ही एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। उस दौरान ये चीफ जस्टिस थे। आरोपों के अनुसार इन्होंने महिला का यौन उत्पीड़न किया और बाद में महिला को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया इनके पूरे सिस्टम द्वारा। और न सिर्फ महिला को बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रताड़ित किया गया, ऐसे आरोप लगे। फिर चीफ जस्टिस ने एक विशेष सुनवाई बुलाई और उसमें आरोपों का खंडन किया। आरोप लगा कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं रंजन गोगोई। बाद में एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने भी सारे आरोपों को निराधार बता दिया। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने स्पष्ट भेदभाव के आरोप लगाते हुए कहा कि ये जो कमेटी बनाई गई थी यह खुद ही पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी, यानी एक चीफ जस्टिस अपने जूनियर जजों की कमेटी बनाकर अपने मामलों की सुनवाई करवाता है, यानी जांच करवाता है और क्लीन चिट मिल जाती है। इसके बाद आप देखेंगे तो गोगोई साहब के तमाम फैसले सत्ता परस्त नजर आते हैं। इतना ही नहीं, इस मामले में एक और नाम आता है, एक अधिकारी SP सिंह का। इन पर आरोप लगा कि इन्होंने महिला का पक्ष सुने बिना ही उसे गलत ठहरा दिया, अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया और बार बार कहा गया कि इन्होंने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का पक्ष लिया, यानी पक्षपात किया और गोगोई साहब को क्लीन चिट दे दी गई। तथा समझने वाली बात यह है कि उन्हें SP सिंह को हाल ही में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जज बनाया गया है। इस मामले में भी हमने पूर्व में विस्तृत रिपोर्ट किया था। लोगों ने कहा कि पूर्व चीफ जस्टिस का खास होने का इनाम मिला, यानी एक अलग उत्पीड़न कथित रूप से SP सिंह ने किया और अब वो भी न्यायपालिका का हिस्सा है, मजबूत हिस्सा है, जज बने हुए हैं हाई कोर्ट में। एक और नाम सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जज जस्टिस स्वतंत्र कुमार। इन पर एक इंटर्न करने वाली महिला ने आरोप लगाया कि इन्होंने यौन उत्पीड़न किया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच भी किया और जज साहब को क्लीन चिट मिल गई।
अगला मामला है सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जज जस्टिस के गांगुली का। इन पर भी साल 2012 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। पश्चिम बंगाल की एक इंटर्न ने आरोप लगाया था कि जब वो एक होटल में ठहरी थी तब उनके साथ जस्टिस गांगुली ने यौन उत्पीड़न किया। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस समिति गठित किया। कुछ हद तक आरोपों में सच्चाई पाई गई, जिसके बाद जस्टिस गांगुली ने पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके आगे कोई बात नहीं बढ़ी, यानी बात आई गई हो गई। अब जरा यहाँ देखिए, विश्वगुरु टाइप मामला। मध्य प्रदेश में महिला जज अदिति कुमार शर्मा ने सीनियर जज गुप्ता पर उत्पीड़न का आरोप लगाया, भेदभाव और प्रताड़ना का आरोप लगाया। चीफ जस्टिस से लेकर तमाम लोगों को पत्र लिखती रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे गुप्ता जी को प्रमोशन मिल गया, उन्हें हाईकोर्ट में जज बना दिया गया। इस चीज से अदिति कुमार शर्मा इतनी आहत हो गईं, इतना हारा हुआ महसूस करने लगीं कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में मान मनोबल हुई। इसी तरह पिछले दिनों हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने बताया कि कैसे पुरुष जजों ने महिला जजों को एक कार्यक्रम में डांस करने के लिए कह दिया। ये कुछ कहानियां उदाहरण के रूप में याद करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है और आप में से कोई भी गूगल करके देख सकता है। एक एक कदम जब आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि न्यायपालिका तो खुद ही अपने लोगों पर ऐसे आरोपों के मामले में सिर्फ टाल मटोल करती हुई नजर आती है और न्यायपालिका के ही लोग कहते हैं कि इस मामले में न्याय नहीं हो रहा है बल्कि कुछ और हो रहा है। समझने वाली बात यह है कि जुडिशरी की ऐसी चीजें बाहर आती भी नहीं है, बहुत कम आती हैं, मगर इसके बावजूद कहा जाता है कि महिला उत्पीड़न की सैकड़ों शिकायतें हैं, कार्रवाई नीलबटे सन्नाटा है। आरोप तो यह भी लगता है कि काबिल महिला वकीलों को एलिवेशन ही नहीं मिलता, यानी उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है, उनको जज नहीं बनने दिया जाता और कहा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज करो। ये कॉम्प्रोमाइज किस तरह का है आप समझ सकते हैं। जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते बहुतों का एससीआर खराब कर देते हैं, यानी उनकी रिपोर्ट खराब हो जाती है, उनको प्रमोशन में दिक्कतें आती हैं। यानी न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग ही बताते हैं कि निचली अदालतों में यानी जूनियर महिला जजों का उत्पीड़न बहुतायत में होता है, मगर चूंकि नौकरी करनी है, कितनी मेहनत और परिवार का सपना उसी से जुड़ा हुआ है, तो जबान बंद रखनी पड़ती है। अब सवाल यह है कि शिकायतें पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रखी जाती? भारत की जुडिशरी एक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाती, यहाँ देश को तो छोड़िए, पहले अपने यहाँ काम करने वाली महिलाओं की शिकायतें कायदे से सुन ली जाए, उन पर कार्रवाई हो जाए और देश को पता चले कि किस शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, कौन से मिलाड किस मामले में लपेटे जा रहे हैं, किन पर आरोप लगा है, किसने क्या कांड किया है। सालों साल मामले को टालकर मैनेज करके कब तक काम चलेगा? अब आप सोच रहे होंगे कि जुडिशरी की ये चीज़ें मैं बाहर निकाल के क्यों लाया हूँ, पुराने मामले याद क्यों दिला रहा हूँ। तो मसला ये है कि जब जुडिशरी अपने ही भीतर महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही है, उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो फिर बाहर की गरीब और असहाय महिलाओं के साथ कैसे खड़ी होगी? अभी जिन जजों के नाम मैंने बताया उनमें से एक हुजूर ऐसे भी थे कि जब उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे तो उन्होंने बाकायदा अदालत से स्टे ऑर्डर ले लिया कि उनके खिलाफ खबरें न कोई छापे। यानी गजब गजब का सिस्टम है मिलार्डों के पास। तो क्या आपको नहीं लगता कि न्यायपालिका को एक पारदर्शी शिकायत निवारण सिस्टम बनाना चाहिए और समयबद्ध तरीके से पब्लिक डोमेन में सारी जांच और कार्रवाई होनी चाहिए? और यदि अपना ही घर सुरक्षित नहीं होगा तो बाहर वालों को सुरक्षा क्या देंगे? जब ऐसी ही मानसिकता के लोग वहां भरे पड़े होंगे तो फिर वही होगा जो कुलदीप सेंगर के मामले में हुआ। अपनी स्क्रीन पर भास्कर की ये रिपोर्ट देखिए। कहा जा रहा है कि सीबीआई की कानूनी भूल से सेंगर की सजा निलंबित हुई। यानी भूल किसकी? सीबीआई की। सजा किसको? पीड़िता को। सजा में राहत किसको? सेंगर को। हालांकि सेंगर अभी भी जेल से बाहर नहीं आएगा क्योंकि पीड़िता के पिता की मौत के मामले में उसे 10 साल की अलग से सजा हुई है। हालांकि इस मामले का बड़ा असर जमानत नहीं बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट की सीबीआई की कानूनी नींव पर की गई टिप्पणी है। यानी सीबीआई ने जो जांच किया, जो तथ्य रखे, उसमें कथित रूप से गड़बड़ी की बात कही जा रही है। जांच पर कोर्ट ने जो आपत्तियां दी हैं, पहला तो ये है कि निष्पक्ष जांच नहीं हुई, समानांतर मामलों को साथ चलाने से पीड़िता के हितों को नुकसान हुआ। सीबीआई ने स्कूल के एडमिशन रजिस्टर पर भरोसा कर लिया, जबकि सरकारी स्कूल के रजिस्टर में पीड़िता की गवाही और अन्य दस्तावेज अलग उम्र दिखा रहे हैं। यानी एज वाला मामला है, अलग अलग जगह अलग अलग एज। मेडिकल बोर्ड की राय की अनदेखी की गई। यहाँ अस्पताल ने पीड़िता की उम्र 18 से अधिक बताई थी, फिर भी सीबीआई ने नाबालिग साबित करने पर केस को टिकाए रखा। मोबाइल टावर लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड जैसी तकनीकी साक्ष्य विशेषज्ञ की गवाही के बिना भरोसेमंद नहीं होते। सीबीआई ने यह नहीं करवाया। यानी रिपोर्ट ले ली, लेकिन रिपोर्ट को सत्यापित कौन कर रहा है इसका पता ही नहीं। यानी साक्ष्य को कमजोर कर दिया गया। आसान भाषा में कहें तो सीबीआई की गलतियों की वजह से सेंगर मामले में यह सब कुछ होने का आरोप लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विराग गुप्ता ने भास्कर से बातचीत में कहा कि अदालत को पता है कि सेंगर व्यवहारिक रूप से रिहा नहीं होगा, मगर फिर भी इतनी जल्द
जल्दबाजी की गई। ये जल्दबाजी समझ से परे है। थोड़ी देर के लिए मान लें कि विधायक को पॉक्सो एक्ट में लोक सेवक नहीं माना जा सकता, मगर फिर भी ये कैसे मान लिया गया कि उसे न्यूनतम सजा ही मिलेगी। दूसरी तरफ हाईकोर्ट खुद ही मानता है कि पीड़िता को खतरा है, लेकिन फिर भी कहता है कि पीड़िता का खतरा देखकर सेंगर की सजा का निलंबन का अधिकार खत्म नहीं होता। ये सबसे डिस्टर्बिंग पॉइंट है। अगर ट्रायल कोर्ट से कानूनी गलती हुई है तो बेहतर रास्ता था कि मामले को दोबारा वहीं भेजा जाए, न कि सजा रोककर आरोपी को लाभ दिया जाए। हालांकि आरोपी वैसे भी रिहा नहीं हो सकता, तो इतनी जल्दबाजी किस बात की थी। इन सभी मामलों पर हमने कल ही इस वीडियो में विस्तार से बात किया है, एक एक पॉइंट समझाया था। नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, 2-3 वीडियो लगातार खटाखट आपको मिलेंगे और सब आपकी जानकारी के लिए बड़े ज़रूरी हैं। इस पर विशेष फोकस करिएगा। यहाँ पर जो लोक सेवक न मानने की बात है उस पर। और अब तो खुलेआम ऑन कैमरा पीड़िता जजों पर बिकने का आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि जज पैसे लेकर सेंगर की मदद कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। सोचिए, क्या आपने कभी कल्पना किया था कि हाईकोर्ट के जजों पर इस तरह से बिकने का आरोप लगेगा? न्याय के मंदिर में न्याय के देवता प्रसाद पर बिक जाएंगे तो फिर न्याय का क्या होगा? अब एक कहानी और देखिए। मध्य प्रदेश में शिवपुरी से भाजपा नेता और नगर परिषद अध्यक्ष गायत्री शर्मा के बेटे रजत शर्मा पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली एक महिला ने नींद और चूहे मारने की गोलियां खाकर अपना जीवन स्वतः समाप्त करने का प्रयास किया है। गंभीर रूप से बीमार है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस महिला ने 14 अप्रैल 2025 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाया था। दुष्कर्म समेत कई धाराओं में FIR दर्ज करवाया 30 अप्रैल को, लेकिन 1 महीने के बाद ही हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दिया। अब जहर खाने से पहले महिला ने 6 पन्नों का एक नोट लिखा है और उसमें बताया कि पिछले 7 महीने से लगातार आरोपी और उसका परिवार वालों ने मिलकर मानसिक उत्पीड़न किया है, परेशान किया है और परेशानी इतनी बढ़ गई कि एक बिटिया ने अपने जीवन को उन परेशानियों के सामने छोटा समझ लिया। वैसे भी सोचने वाली बात है, नगर परिषद अध्यक्ष हैं, भाजपाई सत्ता है, डबल इंजन है और डबल ही नहीं, पता नहीं कितने सारे इंजन लगे हैं। ऐसे में न्याय की उम्मीद होगी भी कहां से? उधर उत्तराखंड वाले मामले में आप देख ही रहे हैं, आए दिन नई नई कहानी सामने आ रही है। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का नाम आ रहा है कि वो अंकिता भंडारी के साथ न जाने उस रात क्या क्या करने की कोशिश कर रहे थे, दबाव बना रहे थे। उसने भी मना किया तो जीवन समाप्त हो गया। अब आप सोचिए कि मध्य प्रदेश से जो कहानी सामने आई है, यदि 1 महीने बाद ही आरोपी को जमानत न मिलती और अदालत ने समयबद्ध तरीके से पिछले 7-8 महीनों में कार्रवाई किया होता, जांच हुई होती, सजा मिली होती, तो क्या एक महिला को जहर खाने की जरूरत पड़ती? क्या बात यहां तक आती? शायद नहीं। अभी हाल ही में महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली योगिता भयाना ने एक वीडियो के जरिए बताया कि सेंगर मामले में पीड़िता और पीड़िता के पति जैसे ही फैसला आया, इन दोनों ने कहा कि अब जीने की इच्छा नहीं है, हम मर जाना चाहते हैं, क्योंकि अदालत से ऐसा कुछ निकल कर आया। तो मूल सवाल वही है कि जब अदालत में बैठे ज्यादातर मिलाड़ लोग खुद वहीं की महिलाओं का साथ नहीं दे पाते, अपने ऊपर वालों के सामने लटकते हुए नजर आते हैं या फिर कथित रूप से अपनों को बचा लेते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, तो आम महिला के लिए न्याय कहां से मिलेगा? तभी तो बाहुबलियों के सामने पूरा सिस्टम झुकता हुआ नजर आता है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।